डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। कैन आई चेंज माई डेस्टिनी? ऑफ कोर्स। तो पहले तो आप डेस्टिनी की स्पेलिंग सुनाइए। DES। TINY। तो टाइनी वर्ड अटैच है डेस्टिनी के साथ। वो खुद ही कह रही है कि भाई बहुत स्कोप है इसको बदलने का। तो वो क्या वाह। है? तो 70% Okay. हो गई फिक्स। जो हाँ। आपने कहा कि भाई मेरा वो परिवार, मेरा वो जहाँ भी पैदा हुआ वो फिक्स हो चुका है। अभी आपको कई लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, कई लोग बेचारे छोटे थे शहर में, कहीं गांव में पैदा हुए। अब उन्होंने कैसे उसको यूटिलाइज किया, उनका फ्री विल कैसा है, वो है 30%। तो 30% आपके हाथ में हमेशा है, हमेशा। यानी आपका ज़िंदगी में बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, तो वो 70% जो किस्मत से जुड़ा हुआ है वो ख़राब टाइम है। कितना है? 50%। तो कितना हुआ? 35%। 35। यानी 70% जो मैं किस्मत पे और डेस्टिनी की बात कर रहे हैं वो 35 पे चल रहा है। ये 30 तो आपके हाथ में है। तो इसको अगर आपने 10 on 10 कर दिया, आपकी इनिशिएटिव, आपकी माइंडसेट, आपका बिहेवियर और कितनी आप एफर्ट करते हैं, कितना कॉन्शियस क्लियर है, तो 30 आउट ऑफ 30, तो 65 पे तो आप हमेशा रहे, इवन ख़राब टाइम पे भी। हाँ। ओके, तो है मेरे हाथ में बेसिकली 100%। ओके, परफेक्ट। मैं तो बिलीव करता हूँ कि हु यू आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू थिंक एंड यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो मेरा बचपन से फेवरेट स्टेटमेंट है, जैसा आप सोचते हैं ज़िंदगी बिल्कुल वैसी बन जाती है। बिकॉज अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव और हैप्पी इंसान हैं तो बहुत सारी चीज़ें यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर। और जहाँ आप नेगेटिव हैं, पेसिमिस्टिक हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, कह तो रहा है पता नहीं करेगा कि नहीं, ये डाउट है। डाउट इज़ ए नेगेटिव एनर्जी। तो अगर आप डाउट में चले गए, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली न राम। वाह सर, वाह, ग्रेट। अब प्लैनेट्स और उनकी बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके। जो हम लग्न चार्ट में जो हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, कि जैसे हम बोलते हैं मून है या फिर वीनस है, इन सब की, तो ये क्या उन्हीं 9 प्लैनेट से कनेक्टेड है या फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है? जैसे 9 प्लैनेट्स तो साइंस ने डिफाइन कर दिया कि ये हो गए, अब ये उसी से कनेक्टेड है? बिल्कुल है। देखिए उसमें ऐसे 2 प्लैनेट हैं, जो जैसे आप प्लैनेट की बात अब हम करते हैं तो उसमें राहु और केतु, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो है ही नहीं। हाँ, वही, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। और ये शैडोई प्लैनेट है। जैसे हर प्लैनेट सन के आसपास क्या चारों तरफ ये अपना वो करता है, वैसे ही मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। राइट। तो मून और अर्थ का जहाँ एक्सिस कट होता है तो उसको बोला गया है कि ये ड्रैगन हेड है, ये ड्रैगन टेल है, यानी उस पॉइंट को नोडल पॉइंट है, उसको बोला गया ये राहु है, ये केतु है। अच्छा। तो ये राहु और केतु जो है ही नहीं, दे आर नॉट प्लैनेट्स। बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर कोई असर देता है, किसी पे करता है, तो वो राहु और केतु है। राहु इज़ ए प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस। राहु कलयुग को रूल करता है। राहु माया है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत फेमस होना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, सब ये माया में है। आपको इल्यूजन में रखा हुआ है, गलतफहमी, ओके। यू नो। और केतु है, वो कहता है कि यार खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, क्या लेकर आए थे गालिब और क्या लेकर जाओगे। तो केतु इज डिटैचमेंट, केतु अलूफनेस, केतु इज स्पिरिचुअलिटी। तो एक तरफ डिटैचमेंट है और एक तरफ इंटेलिजेंस है। जमीन आसमान का फर्क है राहु और केतु में। और पूरी कहानी राहु और केतु के बीच में चलती है। अच्छा। You want to attach with something with illusory mind, and sometime you realize there is no point in running after something, you need to be detached. तो ये जो सिस्टम है, आपकी माया से लेके मोक्ष तक का, ये राहु और केतु के बीच की कहानी। तो वो 2 प्लैनेट जो है ही नहीं, वही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारी ज्योतिष में। ये देखिए आप, सबसे बड़ी कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन कब की है? ना सैटेलाइट थे, ना टेलीस्कोप थे, 5000 साल बहुत पुराने। पहले। एक डिवाइन एस्पेक्ट से जो एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो ज्योतिषियों ने, मैं कहूँगा ऋषि मुनियों ने जो कैलकुलेट किया था, जो गणना की थी, वो आज तक वैलिड है। तो वो जो चीज़ वेदों से लेके मैकबुक तक चल रही है वो गलत हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने एक बार हिमांशु लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर की वजह से लगता है कि भैया इजी मनी मेकिंग बिजनेस है और उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। बिकॉज आपका एक वर्ड, आपका एक सेंटेंस किसी की ज़िंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप उसके मन में डर पैदा कर रहे हैं तो ये आप गुनाह कर रहे हैं। और अगर आप उसको झूठ बोल के मोटिवेट कर रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री देश के आप होने वाले हैं, तो भी गलत है। क्योंकि अगर उसके सिस्टम में नहीं है, उससे नहीं हो पाएगा, और आपने उसको मोटिवेट कर दिया अननेसेसरी, तो इट इज़ ए क्राइम। क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन एकदम उस लेवल पे होगा और वो जब उसको अचीव नहीं कर पाएगा तो वो बहुत ही हताश और निराश हो जाएगा। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। राइट। ओके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैंने पढ़ी थी कुछ दिनों पहले राहु केतु को लेके, एंड इट वाज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, इट वाज जस्ट एक बुक है महागाथा, उसके बारे में बात उसमें पढ़ रहे थे। और उसमें था कि जब ये हुआ था समुद्र मंथन, तो उस टाइम पे
अमृत लेने के लिए एक राक्षस इस तरफ आ गया हाँ था बिल्कुल, हाँ और वो उस सही है टाइम गाने। पे वो कट गया था, वो वो इसीलिए सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था। पूरी जो एस्ट्रोलॉजी उसी पे चलती है, तो अच्छा। उसमें चंद्रमा ने इशारा हाँ। कर दिया विष्णु भगवान को कि भैया ये बैठे हुए हैं, ये लड़की का रूप बन के या जो भी है देवता बन के बैठ गए, हाँ तो उन्होंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब राहु बना सर सर और केतु बना बॉडी। जो बॉडी है, जिसको हेडलेस कहते हैं। इसीलिए केतु के बोले भगवान, अब केतु में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि हर कोई मटेरियलिस्टिक है, हर एक के डिज़ायर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मटेरियलिज्म चाहिए। केतु की दशा 7 साल की होती है, उसमें एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बोले अब क्या करें? बोले अब हर ग्रह का एक एक देवता है, एक भगवान है, ऐसा समझ लीजिए। तो केतु के लिए आप उस भगवान की पूजा करिए, आराधना करिए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। कौन से भगवान? जिनका सर नहीं है। तो बोले ये कहाँ से लाएं? तो एक ही भगवान है जिनका खुद का सर नहीं है, वो है गणपति। गणपति। तो गणेश जी की जब आप आराधना करते हैं तो ओके। केतु के लिए मतलब देन आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो एकदम मिनिमल हो जाता है। तो दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग। ओके ओके, इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो स्टोरी से एक वो बनता है कि यार या तो ये मे बी सिंबलिज्म हो, समझाने का तरीका हो कि ऐसे कुछ हुआ था इसलिए जब राहु केतु होते हैं नहीं तो नहीं बिल्कुल नहीं। और देखिए ओके। और राहु को क्या कहते हैं? राहु क्या है? इंसान के मन के ऊपर अफेक्ट करता है। इट इज इल्यूजन। अच्छा खासा इंसान है वो एक इल्यूजनरी दौर में चला गया। जैसे मैंने कहा राहु चंद्र के साथ है, मैंने कहा एक डिप्रेसिंग, ऐसे लोगों को फोबियाज हो जाते हैं। अरे पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, अरे मैं तो यहाँ से गिर जाऊंगा, मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, कोई हाइट से डर गया, कोई वाटर से डर गया, कोई डार्कनेस से डर गया, फोबियाज 1000 तरह के, कोई कॉकरोच से डर के भाग गया। तो ये फोबियाज कैसे हैं? ये राहु और मून है। तो मून इज मन है, राहु इल्यूजन है। तो ये राहु क्या है? वो अच्छी खासी सब कुछ सब ठीक है, लेकिन उसको कुछ ऐसा लग रहा है जो है ही नहीं, ये माया है। इसीलिए राहु की जब दशा और अंदर दशा में इंसान, द पर्सन माइट टेक रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो। इसीलिए आज की डेट में कलयुग जो है राहु को रूल करता है, लेकिन राहु के पास सबसे बड़ा ताकत है। राहु को कहते हैं बाहुबलम। तीसरे घर में जिसका राहु है, उसकी बचपन से उसका जो फेवरेट स्टेटमेंट होता है वो यही होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू एनीथिंग। तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो हमेशा चार्ज अप मोटिवेटेड रहता है और उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कि भाई आप उसको आप जितना डिस्करेज करेंगे उतना वो आपको करके प्रूव करके दिखा देगा। दैट इज़ अ पावर ऑफ राहु। और आज की डेट में कलयुग में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? पॉलिटिशियन के पास। भले ही वो अनपढ़ हो, बड़े बड़े उद्योगपति उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि राहु मतलब डिप्लोमेसी, राहु मतलब टैक्ट, राहु मतलब मैनिपुलेशन। तो जितना आप मैनिपुलेटिव हो सकते हैं उतना राहु आपका इसका मतलब स्ट्रांग है, उतने आप पॉलिटिक्स के लिए आपका जो बॉक्स है वो टिक हो गया। बट क्या राहु की वजह से फिर लोग गलत काम भी तो करते हैं, फिर वो नेक्स्ट उसमें प्रारब्ध में देखिए जाता है? डिपेंड करता है। हाँ आप बात तो सही है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि ऐसा नहीं है कि हर एक की कुंडली में राहु बैड हो। अगर कोई नीच का राहु है तो वो क्रिमिनल माइंडसेट हो जाएगा, तो उसका वो नेगेटिव इंस्पेक्ट है। किसी के लिए राहु बहुत अच्छा है, 10th हाउस में है, वो उसको बहुत एम्बिशियस बना देगा, वो उसको ज़िंदगी में बड़ा ही करना है और बड़ा अचीव भी कर लेगा, बिकॉज सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। जैसे मैंने कहा 3rd हाउस में राहु है, इंसान को हमेशा इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित करेगा। 6th हाउस में राहु है तो उसका कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता। वो उसे कहते हैं शत्रु हंता, एनिमीज वुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो आपके अगेंस्ट गया वो गया। तो यानी वो लोग हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स और एनिमीज़ के ऊपर हमेशा जीतते रहते हैं, तो दैट इज़ अ गुड राहु। तो इट इज़ नॉट कि राहु हमेशा बैड होता है, राहु कैन हेल्प यू टू अचीव। जैसे शनि से लोग डरते हैं, तो शनि इंसान को अबंडेंस ऑफ वेल्थ दे सकता है। मैंने एक वीडियो मेरा यूट्यूब में उसका नाम ही टाइटल लिखा था बदनाम शनि, कि शनि को आप बदनाम करते रहो यार। सैटर्न इज ए जज, वो कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आपको इतना पैसा आपको मिल सकता है जिसकी कल्पना आपने नहीं करी कभी। तो जितने इंडस्ट्रियल्स हैं हिमांशु, वो उनकी कुंडली में शनि अच्छा होता है तभी वो इंडस्ट्रियल्स बनते हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकता। ओके। आज आईटी है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटर्न और मरकुरी का कॉम्बिनेशन से इंसान आईटी में जाता है। बिना सैटर्न के तो आप सोच नहीं सकते टेक्नोलॉजी के बारे में। दैट इज़ हाउ इट इज़। मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, जितना बड़ा सिस्टम है सब सैटर्न के अंडर में। मेटल्स हैं, इंटरेस्टिंग। स्टील, ऑयल, सारा मतलब पूरी कंट्रीज़ की जो जीडीपी है वो उन्हीं पे डिपेंड करती है कि आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो। तो ऑयल अगेन ये राहु और शनि दोनों के हाथ में। ओके, इंटरेस्टिंग।